नमस्कार। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई। ईडी का दावा, घोटाले में किंग पिन है केजरीवाल। दिल्ली में महंगी बिजली पर बीजेपी का हल्ला बोल, सभी 14 बिजली कार्यालयों पर आज होगा प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मुंबई में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, सीट बंटवारे और चुनावी तैयारियों पर होगी चर्चा। भारी बारिश के कारण केरल के 5 जिले और पूरे गोवा में आज स्कूल बंद। कर्नाटक और कोंकण में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे केपी शर्मा ओली, चौथी बार संभालेंगे कार्यभार। यूरो कप जीतने पर जश्न में डूबा स्पेन, रोमांचक फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से दी मात। 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बना स्पेन। और जोकोविच को हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज बने विंबलडन चैंपियन, सीधे सेटों में दी मात। अल्कराज के करियर का ये चौथा ग्रैंड स्लैम। खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। दरअसल आज दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर फौरी रोक लगा दी थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को बरकरार रखता है या फिर उसे पलटता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल की नियमित जमानत किसी भी जगह लंबित है तो उस पर इस फैसले का असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं। 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी, लेकिन जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी। दिल्ली में महंगी बिजली पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली भाजपा आज सभी 14 बिजली कार्यालयों में प्रदर्शन करेगी। दरअसल बिजली खरीद समझौता शुल्क और अन्य अधिभार लगाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है। इस पर भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है और घोटाले का आरोप लगा रही है। इसी के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूट रही है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में भी इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई में भाजपा की बड़ी बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी, सह प्रभारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार को मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा और बीएमसी चुनाव पर चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी।
तो मुंबई में आज बीजेपी की अहम बैठक। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नई ऊंचाई हासिल की है। पीएम मोदी के 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं और इस तरह सभी वैश्विक नेताओं में लोकप्रियता के लिहाज से पीएम मोदी काफी आगे निकल चुके हैं। बीते 3 वर्षों में नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर 30 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बढ़े हैं। लोकप्रियता के मामले में पीएम का प्रभाव न केवल एक्स बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 100 मिलियन इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के सक्रिय संवाद की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने युवाओं की क्षमता और शक्ति का जश्न मनाने का आह्वान किया है। साथ ही कौशल विकास में निवेश को एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त करना बताया है। उन्होंने कहा कि युवा दिमागों को शिक्षा और अवसरों से सशक्त बनाना नवाचार और प्रगति का भविष्य सुनिश्चित करता है। बता दें कि विश्व के युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये दिवस प्रत्येक वर्ष एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष इसे शांति और विकास के लिए युवा कौशल थीम के साथ मनाया जा रहा है। तो विश्व युवा कौशल दिवस और साल 2024 की थीम शांति और विकास के लिए युवा कौशल। और आपको बता दें कि आज से विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। भारत में इस फोरम का आयोजन 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की शुरुआत के रूप में किया जा रहा है। इस फोरम के बाद आने वाले समय में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होगा। यूनेस्को के साथ मिलकर आयोजित किया गया ये फोरम आज से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगा। फोरम का आयोजन ग्रेटर नोएडा के पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी में किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश ही नहीं विदेश में भी पुरातत्व के महत्व से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य करता है। इसी क्रम में इस वक्त एएसआई दक्षिण लाओस में एक मंदिर के रेस्टोरेशन का कार्य कर रहा है। 5वीं सदी में बने इस मंदिर का नाम है वाट फू मंदिर। खमेर राज परिवार ने इस मंदिर को एक शिव मंदिर के रूप में बनाया था, लेकिन 14वीं शताब्दी तक आते आते दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ये एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंदिर के संरक्षण और रिस्टोरेशन का काम 2009 से कर रही है और ये काम 2028 तक चलेगा। डीडी न्यूज की टीम ने वाट फू मंदिर हिंदू मंदिर में काम कर रही एएसआई की टीम से खास बातचीत की। कंबोडिया के अंकोर वट मंदिर की बात करें या फिर वियतनाम के माइसंग की, कई जगहों पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स चलाता है। हमारे साथ अशोक जी मौजूद हैं जो सीनियर कंजर्वेशनिस्ट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, जो यहाँ वाट फू टेम्पल जो लाओस में है उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे अशोक जी और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। वाट फू जो मंदिर है ये तो हिंदू मंदिर है और एएसआई यहाँ पर 2009 से फिजिकली काम कर रही है। पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2005 में यहाँ आई थी सर्वे करने के लिए मंदिर का। उसके बाद में 2007 में यहाँ एमओयू साइन हुआ भारत और लाओ देश के बीच में। और उसके बाद में जो एक्चुअल फील्ड पर जो काम स्टार्ट हुआ 2009 में, पहला फेज़ था हमारा 2007 से 2017 का। उस दौरान हमने नॉर्दर्न क्वाड्रेंगल का बहुत सारा काम किया, इवन सदर्न क्वाड्रेंगल में भी काम किया। इसके बाद में फिर 2018 से 2028 का सेकंड फेज़ का हमारा काम शुरू हुआ है। किस तरह से आप कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को करते हैं? रेस्टोरेशन वर्क जो है वो बहुत ही स्लो वर्क है कंजर्वेशन, क्योंकि हमें जो प्राचीन काल में जो पत्थरों का जो इस्तेमाल हुआ है, जो पद्धति से काम किया गया है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, निर्माण कार्य हुआ है, उसी
पद्धति से हमें काम करना है। हम लोग जब यहाँ आए थे, एएसआई जब आए तो पूरे मंदिर और जो स्ट्रक्चर्स हैं, पैलेस है ये पूरा गिरा हुआ था। इसकी दीवारें, इसकी गैलरी सब गिरी हुई थी। इसके जो ट्रायंगुलर पार्ट देखेंगे जिसको पेडिमेंट कहते हैं, ये भी पूरा गिरा हुआ था। और इसको हम लोगों ने फिर इसका पहले ट्रेंच बनाया। इसको ट्रायल एरर मेथड से इसको हमने पहले चेक किया ज़मीन पर कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, जो इसके आर्किटेक्चर जो आ रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको कुछ एक्सकवेशन में भी कुछ चीज़ें मिलती हों तो उसमें क्या क्या मिला है, क्या इतने समय के दौरान कुछ मिल पाया है? इसमें कई हमें मूर्ति मिली है, जैसे नंदी के ऊपर शिव पार्वती बैठे हुए हैं, वो स्कल्पचर्स मिला हमें यहाँ इंस्क्रिप्शन मिला जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। एक गोल्डन रिंग मिली हमें यहाँ पर। इवन कई पॉटरी मिले, कई रूफिंग मटेरियल मिले हमें, और कई स्टोन्स के ऑब्जेक्ट मिले हैं जो कि काफ़ी मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ अशोक जी थे, सीनियर कॉन्जर्वेशनिस्ट, जो कॉन्जर्वेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर जिनकी टीम काम कर रही है लाओस में वाट फोर्ट टेम्पल में। अगर हम देखें तो एक प्रयास है साझा संस्कृति और साझा धरोहर को किस तरीके से संरक्षित किया जाए और उसे किस तरीके से पुनर्जीवित किया जाए, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रयास कर रहा है। और लाओस में ये जो टेम्पल है, ये जो मंदिर है जिसके कॉम्प्लेक्स का रेस्टोरेशन चल रहा है, उसी का एक उदाहरण है। कैमरा पर्सन एक के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, लाओस। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। और आपको आइए बात करते हैं मौसम की। देश के ज़्यादातर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है। भारी बारिश के चलते इस वक्त हमको बता दें कि कई जगहों पर जो बारिश की स्थिति है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तो 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट है और इसके चलते कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 23 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागालैंड, गुजरात, केरल और माहे में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। और दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठन कहे जाने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का स्वतंत्र भारत में आज के दिन यानी 15 जुलाई 1948 को गठन हुआ। एनसीसी का ध्येय एकता और अनुशासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। 1.7 लाख छात्र कैडेटों के साथ हुई शुरुआत से आज इस संगठन में करीब 18 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पेश है संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत 15 जुलाई 1948 को एनसीसी अपने अस्तित्व में आई। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की शुरुआत 1.7 लाख छात्र कैडेटों के साथ हुई। 1949 में छात्रा कैडेटों को भी इसमें जोड़ा गया और 1950 में वायुसेना और 1952 में नौसेना स्कंध इसमें सम्मिलित किया गया। आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 18 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक एनसीसी कैडेट रहे हैं जो देश का सफल नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एनसीसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एनसीसी में आकर कैडेटों में नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होती है जो उनके जीवन भर काम आती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य कैडेटों को समाज के अच्छे नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए उनमें चारित्रिक गुणों का विकास करना है। एनसीसी का ध्येय एकता और अनुशासन है। देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिसमें
कैडेट सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनसीसी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन भी कहा जाता है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए समाचारों के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिस्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। आइए अब तक के उनके एक सफर पर डालते हैं नजर। विक्रम मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जनवरी 2022 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में अब तक उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे। जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के राजदूत रहे। 2016 से 2018 तक म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में उन्होंने कार्य किया। 2014 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निजी सचिव रहे। मार्च 2012 से अक्टूबर 2012 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रहे। अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल 1998 से अगस्त 2000 तक विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान डेस्क के लिए अवर सचिव, उप सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के निजी सचिव नियुक्त किए गए थे। रांची में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि सर संघचालक मोहन भागवत के मार्गदर्शन में शताब्दी वर्ष और प्रशिक्षण वर्ग के वृतांत एवं समीक्षा पर विशेष रूप से चर्चा हुई। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक में सर संघचालक मोहन भागवत के मार्गदर्शन में शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर 3 दिनों तक विमर्श हुआ। साथ ही प्रशिक्षण वर्ग के वृतांत एवं समीक्षा पर भी मंथन हुआ। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि शताब्दी वर्ष के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक देश में संघ कार्य विस्तार के तहत सभी मंडल और बस्तियों में दैनिक शाखा का लक्ष्य तय किया गया है। विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष। तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य, स्वयंसेवक का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। श्री आंबेकर ने कहा कि देश की युवा शक्ति काफी संख्या में संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रही है और जुड़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष करीब 1 से 1.25 लाख लोग संघ के साथ विविध गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। एक सवाल के जवाब में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने कहा कि धोखे से, जबरन या लालच से मतांतरण नहीं होना चाहिए। यह पूर्णतः गलत है। इसे रोकने के लिए कानून भी है। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। मतांतरण का जो एक अपने समाज में कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर कभी गलत प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका भी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कानूनन ऐसी बातों पर पाबंदी भी है, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। बाकी और संघ तो इस बारे में
बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि ऐसा कोई भी जबरदस्ती का या लालच देकर या किसी गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने 1975 के आपातकाल को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय संघ के स्वयंसेवक भी प्रताड़ित हुए थे। लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। में लगाया गया वो निश्चित रूप से गलत था और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि हम लोग एक फ्रीडम, स्वाधीनता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। संघ ने अपने समय समय पर इमरजेंसी के बारे में अपना विरोध भी दर्शाया है और संघ ने तो संघर्ष भी किया था। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिनों तक चली बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित अखिल भारतीय कार्यसमिति के सभी सदस्य, प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारकों ने हिस्सा लिया। अब आपसी विचार विमर्श के लिए विविध संगठनों की 3 दिवसीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से होगी। रांची से विकास और सोमेश पटेल के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए एक अलग सी खबर पर नजर डालते हैं। केला एक ऐसा फल जिसकी न केवल देश भर में पूरे साल मांग बनी रहती है, बल्कि केले को नमकीन और अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। किसान कैसे केले की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कच्चे केले, विशेष रूप से सब्जियों वाले केले, न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। उनकी खेती करने से हमें पोषण और आर्थिक दोनों लाभ मिलते हैं। केले को चिप्स, आटा और अन्य उत्पादों में संसाधित करने से आय में वृद्धि हो सकती है और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। बरसात के समय जब ताज़ी हरी सब्जियां मिलना कठिन होता है या उनकी कीमतें बहुत अधिक होती हैं, तो सब्जियों वाले केले एक उत्कृष्ट विकल्प होते हैं, खासकर शाकाहारी लोगों के लिए जिनके पास विकल्प सीमित होते हैं। कच्चे केले का सेवन न केवल आयरन की कमी को पूरा करता है बल्कि यह पेट की बीमारियों में भी लाभकारी होता है। कच्चे केले पके केले से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसकी खेती इस समय करके किसान आने वाले समय में बेहतर लाभ ले सकते हैं। कच्चे केले में मीठे पके केले की तुलना में अधिक स्वास्थ्य लाभ और पोषण तत्व मिलता है। इनमें पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और आहार फाइबर की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। इसके अलावा कच्चे केले प्रतिरोधी स्टार्च का भी एक अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें प्रतिरोधी स्टार्च आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। कच्चे केले में पके केले की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। यह मधुमेह वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प बनता है। कच्चे केले का फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च शरीर का वजन कंट्रोल करने में मदद करता है। कच्चे केले एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव से शरीर को बचाते हैं। केले में सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसकी खेती इस समय करके किसान आने वाले समय में बेहतर लाभ ले सकते हैं। नेद्रन AAB किस्म की जाने विशेषताएं। दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल की यह एक प्रमुख किस्म है। इस केले के बने उत्पाद जैसे चिप्स, पाउडर आदि खाड़ी के देशों में निर्यात किए जाते हैं। इसे मुख्यतः सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोन्थन किस्म का कच्चे और पके फल में उपयोग। मोन्थन किस्म में कचकेल, वनकेल, पौंथा, कारीबेल, बथीरा, कोठिया, मुठिया, गौरिया, कनबौंध, मानन केले आते हैं। यह सब्जी वाली किस्म बिहार, केरल, मालाबार, तमिलनाडु, मदुरई, तंजावुर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मुंबई, ठाणे जिले में मुख्यतः पाई जाती है। इसका पौधा लंबा और मजबूत होता है। कारपुरावल्ली किस्म में रोग कीट कम। यह तमिलनाडु की एक लोकप्रिय प्रजाति है। इसका पौधा बहुत ही सख्त होता है जो हवा, सूखा, पानी, ऊंची नीची जमीन, pH मान में बेहतर उत्पादन होता है। हाइब्रिड किस्म साबा की खासियत। इस किस्म की खेती पहले फिलीपींस में होती थी, लेकिन अब इसकी खेती सभी प्रमुख केला उत्पादक देशों में हो रही है। केले की अन्य किस्मों की तुलना में फल फूल आने के 150 से 180 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक पौधे से लगभग 26 से 38 किलोग्राम केला मिलता है। हाइब्रिड किस्म फिया 3 में अधिक फल। फिया सब्जी वाले केले की दूसरी संकर किस्म है। इसमें फल को सब्जी के रूप में और पकाकर खाने में प्रयोग होता है। सब्जी वाले केले की उचित किस्मों का चयन और सही समय पर खेती करके हम अपने स्वास्थ्य और आय दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं। केले को चिप्स, आटा और अन्य उत्पादों में संसाधित करने से आय में वृद्धि हो सकती है और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। निर्यात क्षमता में सुधार हो सकता है जिससे मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्यात के अवसरों का विस्तार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज।